हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डीएनए एंड आरएनए इन ए लिविंग सेल लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हमने डीएनए और आरएनए की बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए एवं आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अर्थात मोनोमर न्यूक्लियोटाइड के मिलने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए एवं आरएनए बनते हैं। हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं, यह न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। एक इसमें शुगर मॉलिक्यूल होता है, एक बेस होता है एवं एक फॉस्फोरिक एसिड यूनिट होती है। शुगर मॉलिक्यूल जो है वह इसमें डीएनए एवं आरएनए में राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। आरएनए में राइबोज शुगर होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। हमने ये पढ़ा था कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों सेम होती हैं, बस दोनों में डिफरेंस केवल एक ही होता है कि 2 डिग्री जो कार्बन एटम है, 2 नंबर का कार्बन एटम है, उस पर राइबोज शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह H उपस्थित होता है 2 डिग्री कार्बन एटम पर। इसीलिए इसको डीऑक्सी अर्थात ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर हम कहते हैं। और फिर उसके आगे हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, वह न्यूक्लिक एसिड में बेसिस जो होते हैं वो बेसिस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स बेसिस 2 प्रकार की होती हैं, एडेनिन और गुआनिन, जो कि दोनों ही डीएनए एवं आरएनए दोनों में ही पाई जाती हैं। पिरिमिडीन बेसिस 3 प्रकार की होती हैं, साइटोसिन, थाइमिन एवं यूरेसिल। हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखते हैं कि जो प्यूरीन्स बेसिस होती हैं ये डबल साइक्लिक कंपाउंड्स होती हैं एवं अर्थात इसमें 2 रिंग्स आपस में जॉइंट होती हैं, एडेनिन में भी और गुआनिन में भी। और जबकि पायरिमिडीन जो बेसिस हैं वो सिंगल रिंग कंपाउंड्स होते हैं, अर्थात साइटोसिन की यह स्ट्रक्चर होती है जो कि डीएनए एवं आरएनए दोनों में उपस्थित होता है। थाइमिन की स्ट्रक्चर यह होती है जो कि केवल डीएनए में उपस्थित होता है एवं यूरेसिल की स्ट्रक्चर ये होती है जो कि आरएनए में उपस्थित होता है। थाइमिन और यूरेसिल में अंतर देखा जाए तो केवल एक मिथाइल ग्रुप का अंतर होता है। थाइमिन में मिथाइल ग्रुप उपस्थित होता है, जबकि यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है। और जो साइटोसिन है, वह साइटोसिन जो है यह इन दोनों से, थाइमिन और यूरेसिल से, अमीनो ग्रुप की प्रेजेंस से डिफरेंस शो करता है। इस प्रकार से हमने यह देखा कि दोनों ही प्यूरीन्स और पिरिमिडीन बेसिस दोनों ही में जो नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित, नाइट्रोजन से जो जॉइंट हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन जो है, यह हाइड्रोजन शुगर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होता है और शुगर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होके वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करता है और वाटर मॉलिक्यूल का विलोपन होता है, जो कि हम आगे अभी नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि प्यूरीन्स 2 प्रकार की होती हैं, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन्स 3 प्रकार की होती हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में फॉस्फोरिक एसिड यूनिट का हाइड्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन एवं शुगर मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन सा, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यह हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप 4 डिग्री कार्बन पर उपस्थित होता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जो कि 4 डिग्री कार्बन पर उपस्थित होता है, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वह फॉस्फोरिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में इसका विलोपन हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है और एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाता है, CH2OP बॉन्ड बन जाता है। दूसरी तरफ शुगर मॉलिक्यूल का 1 डिग्री OH ग्रुप, 1 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यह बेस के
बेस के हाइड्रोजन से, बेस के नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर वाटर मॉलिक्यूल का एक और वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कर देता है और नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, अर्थात बेस का बॉन्ड शुगर के कार्बन 1 डिग्री कार्बन से बॉन्ड बन जाता है। और इस प्रकार यह जो नाइट्रोजन है या यह जो बेस है इसका टर्शरी नाइट्रोजन जो है ये टर्शरी नाइट्रोजन बन जाता है, तृतीयक एमीन बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल का विलोपन हुआ, एक फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप का जो है OH और फास्फोरिक एसिड के H के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल का विलोपन, और दूसरा शुगर के 1 डिग्री कार्बन एटम पर जुड़ा हुआ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका जो बेस है प्यूरिन अथवा पिरिमिडिन बेस के NH से जुड़ा हुआ जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसके साथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन हो जाता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट बन जाती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि अल्टरनेटिंग फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल फॉर्म बैकबोन। तो इस प्रकार से फॉस्फेट एंड शुगर, देन फॉस्फेट शुगर एक न्यूक्लियोटाइड है, इसी तरह से दूसरा न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट शुगर, फिर तीसरे की, फिर चौथे की और एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये एक बैकबोन का निर्माण करती है। और द रिएक्शन बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर फॉर्म्स एन एस्टर बॉन्ड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जो कि हमने अभी पढ़ा था, एंड द शुगर बॉन्ड्स विद द बेस फॉर्मिंग टर्शरी अमीन, और शुगर ने बेस के साथ बॉन्ड बना लिया और एक टर्शरी अमीन का निर्माण हो गया। पहले से ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ था और तीसरा कार्बन फिर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन के साथ तीसरा कार्बन भी इससे जुड़ जाता है और इस प्रकार से यह एक टर्शरी अमीन का निर्माण कर देता है। डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड, डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यह फॉस्फेट मॉलिक्यूल, यह शुगर मॉलिक्यूल, शुगर के साथ साइड में बेस उपस्थित है या जुड़ा हुआ है, फिर इस शुगर के साथ ये हो गई एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर और दूसरा न्यूक्लियोटाइड फिर से जुड़ा हुआ होगा इस शुगर के इस शुगर के दूसरे नंबर के कार्बन के साथ। यहाँ फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है और यहाँ तीसरे नंबर के साथ है, यहाँ चौथे नंबर के साथ है। तो 4th नंबर कार्बन से यह फिर से फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है और यह फॉस्फेट मॉलिक्यूल 3 डिग्री कार्बन से फिर से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री के साथ। इस प्रकार से यह अरेंजमेंट बन जाता है, अर्थात 3 डिग्री कार्बन एटम से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ज्वाइंट होता है और 4 डिग्री कार्बन एटम से दूसरा 4 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप से दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। फिर 3 डिग्री से यही फॉस्फेट मॉलिक्यूल फिर दूसरे शुगर मॉलिक्यूल पे ऐड हो जाता है और फिर इसी दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के 4 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप के साथ फिर से फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। इस प्रकार से एक बैकबोन का निर्माण हो जाता है और यह बैकबोन का निर्माण जो शुगर है वो शुगर के 3 डिग्री कार्बन एटम और 4 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम के डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और 4 डिग्री कार्बन एटम के हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने से एक बैकबोन का निर्माण हो जाता है। तो यह एक डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड की यह प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है जिसमें फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल मिलकर खूब सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक बैकबोन का निर्माण कर देते हैं तथा बेस जो हैं वो साइड में ज्वाइंट हो जाते हैं। यह भी स्ट्रक्चर है जिसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। शुगर के साथ बेस साइटोसिन जुड़ा हुआ है, यहाँ फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है शुगर के साथ, फिर शुगर जुड़ी हुई है, शुगर के साथ बेस मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, यहाँ फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, अर्थात यह अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड है, यह दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से सो ऑन खूब सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देते हैं। इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ जुड़ गया
और यहाँ 4 डिग्री कार्बन का हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप के साथ फॉस्फेट जुड़ गया, फिर 3 डिग्री कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ गया, और फिर 4 डिग्री कार्बन के उपस्थित हाइड्रोक्सी मिथाइल के साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ गया, और इस प्रकार से यह एक बैकबोन का निर्माण कर देते हैं और साइड में बेसेस रह जाते हैं। और ये बेसेस जो होते हैं वो दूसरे स्ट्रैंड की जो बैकबोन है उस बैकबोन के साइड में उपस्थित बेसेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और 2 डिग्री स्ट्रक्चर अर्थात हेलिक्स का निर्माण करते हैं। यानी डीएनए का 2 डिग्री स्ट्रक्चर बन जाता है अर्थात सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। और यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड होते हैं वो इनके न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनके ऑर्डर्ड अरेंजमेंट अर्थात एक निश्चित व्यवस्था में अरेंज होने से ये बनते हैं, निश्चित क्रम में अरेंज होने से ये बन जाते हैं। और यह जो है इसका 2 डिग्री स्ट्रक्चर का डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स के रूप में उपस्थित होता है अर्थात जिसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रैंड होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड हो जाते हैं और किस फैशन में, किस तरह से स्क्रू लाइक फैशन में एक दूसरे के ऊपर कॉइल होकर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं या डबल हेलिक्स मॉडल बनाते हैं। ये वॉटसन एंड क्रिक की फ़ोटो है जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन करके दी, आरएनए का डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो यह है इस प्रकार से डबल हेलिक्स मॉडल। यह पिंक कलर का स्ट्रैंड है, दिस इज द बैकबोन ऑफ द 1 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। एक न्यूक्लियोटाइड का जो धागा है वह उसकी बैकबोन की तरह ये दिखाई दे रहे हैं। फॉस्फेट शुगर से एक स्ट्रैंड धागा बन गया है और यह दूसरा जो धागा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड यह है दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड और यह स्ट्रैंड दूसरा है और यह आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो जाते हैं। और कॉइल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो बेसेस होते हैं दोनों के, ये बेसेस आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं और वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण यह आपस में इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं कि स्क्रू लाइक फैशन में ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो यह डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है जिसमें कि हमने ये शो किया है कि साइटोसिन और गुआनिन यूनिट है वो तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जबकि एडेनिन और थाइमिन जो है यह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये हाइड्रोजन इंटरैक्शंस इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। थाइमिन का जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है, यह ऑक्सीजन एटम यह इस हाइड्रोजन को जो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन को पुअर बॉन्ड से अट्रैक्ट कर लेती हैं, पुअर अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर लेती हैं जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और इसी प्रकार से इस नाइट्रोजन, यह जो नाइट्रोजन है यह अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन को से शेयर कर लेता है अर्थात वीक इंटरैक्शन से इससे जुड़ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ ये ऑक्सीजन है, यह इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड के द्वारा इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और यह जो हाइड्रोजन है इसको यह नाइट्रोजन शेयर कर लेता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। और इसी प्रकार से यह ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच, यह इस हाइड्रोजन को वीक बॉन्ड के द्वारा अट्रैक्ट कर लेता है। और इस प्रकार से गुआनिन और साइटोसिन के मध्य हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। और ये जो बैकबोन है शुगर की और फॉस्फेट मॉलिक्यूल की जो बैकबोन है वह है एक सीढ़ी के रूप में, सीढ़ी के जो हाथ पकड़ के जिनसे सीढ़ी चढ़ते हैं, हैंड रेल्स जिन्हें कहते हैं, उन हैंड रेल की फॉर्मेशन करती हैं। जबकि जो बेसेस हैं, बेसेस के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीढ़ी के स्टेप्स के रूप में प्रदर्शित होती है, जहाँ एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है तथा आरएनए जो है आरएनए में एडेनिन यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है एवं साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है। इस तरह से ये बेस पेयरिंग इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी यहाँ हम देखने को मिलती है कि थाइमिन और एडेनिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड
होते हैं। फिर इसके बाद में डीएनए की हायर स्ट्रक्चर बनती है, वो थी प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और अब हायर स्ट्रक्चर डीएनए की किस प्रकार बनती है। डीएनए जो है वह डीएनए कॉइल हो जाता है प्रोटीन्स के चारों तरफ। कौन से प्रोटीन के चारों तरफ, हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ कॉइल हो जाता है। और कॉइल होकर यह जो है वो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। हिस्टोन के प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल होकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम यूनिट में 6 हिस्टोन जो हैं वो आपस में 8 हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो आपस में 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए का हेलिक्स रैप हो जाता है, अर्थात लिपट जाता है, जिससे कि एक न्यूक्लियोसोम यूनिट बनती है। डीएनए का नेगेटिवली चार्ज्ड स्ट्रैंड जो है डीएनए मॉलिक्यूल का जो ऋणात्मक चिन्ह वाला ऋणात्मक चार्ज वाला स्ट्रैंड है वह पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। और इस प्रकार से पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो रैप हो जाता है, यानी लिपट जाता है, जिससे कि न्यूक्लियोसोम यूनिट बनती है। अतः एक न्यूक्लियोसोम यूनिट में 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल के प्रोटीन मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक डीएनए हेलिक्स रैप हो जाता है। और फिर न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो आगे कंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाते हैं, अर्थात आगे और ज़्यादा कंसंट्रेशन में इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में कंडेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में एक उपस्थित होकर क्रोमेटिन बनाते हैं। और क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वह लूप्स के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। एवं यह लूप्स जो होते हैं ये बैंड्स के रूप में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर क्रोमोसोम की सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से डीएनए जो है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट कर एक न्यूक्लियोसोम यूनिट बनाता है। और यह न्यूक्लियोसोम जो हैं ये कंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाती हैं। और ये क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं ये लूप के रूप में ऑर्गेनाइज होकर बैंड बनाते हैं। और यह बैंड्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स की सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ इस फिगर से भी यह क्लियर हो जाता है कि यह डीएनए का डबल हेलिक्स है। और यह डबल हेलिक्स हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल के ऊपर लिपट जाता है। ये देखो लिपट गया है और एक न्यूक्लियोसोम इसने बना लिया है, जिसकी थिकनेस 11 नैनोमीटर होती है, जबकि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रेंथ जो है उसकी थिकनेस 2 नैनोमीटर होती है। और फिर ये जो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए मॉलिक्यूल जब लिपट जाता है, डीएनए हेलिक्स लिपट जाता है, तो एक बीड्स के तरह ये दिखने लग जाता है। स्ट्रिंग धागे में जो बीड्स होते हैं मोती के समान ये दिखने लग जाता है। और इस प्रकार से ये एक क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करते हैं या क्रोमेटिन थ्रेड का निर्माण करते हैं, जिसकी थिकनेस 11 नैनोमीटर होती है। और इस प्रकार से ये बीड्स भी आपस में मिलकर 6 बीड्स आपस में मिलकर एक सोलेनॉइड का निर्माण करती हैं। और एक सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में और ज़्यादा एग्रीगेट होकर और कंडेंस होकर फिर आगे क्रोमोसोम का फाइबर बनाते हैं। और इनकी थिकनेस होती है 30 नैनोमीटर। ये सोलेनॉइड जो होते हैं ये 30 नैनोमीटर थिकनेस के होते हैं। और ये सोलेनॉइड्स आपस में लूप के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। और लूप के रूप में व्यवस्थित होकर वो और ज़्यादा कंडेंसेशन फॉर्म में आ जाते हैं, और जिनकी थिकनेस 840 नैनोमीटर के अबव होती है, अर्थात एक मिनी बैंड के रूप में ये व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसमें 18 लूप्स आपस में इकट्ठे होते हैं। लगभग 18 लूप्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर ये लूप्स जो होते हैं, ये लूप्स जो मिनी बैंड्स हैं या लूप्स हैं, ये मिनी बैंड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, यानी व्यवस्थित हो जाते हैं। और एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर यह क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और जिसकी थिकनेस, इन क्रोमोसोम्स की थिकनेस लगभग 840 नैनोमीटर के करीब हो जाती है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस डीएनए जो मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स, पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन बेसेस के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वह 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप होकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं और खूब सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर कंडेंस होकर न्यूक्लियोसोम मिलकर मिनी बैंड लूप्स बनाते हैं। लूप्स का फिर मिनी बैंड बनता है। 18 लूप्स एक साथ इकट्ठे होकर मिनी बैंड बनाते हैं और ये मिनी बैंड एक दूसरे पर अच्छे से स्टैक होकर यानी व्यवस्थित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।